स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता इकाई का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज। इसे मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई मिश्रण या विलयन है, उस विलयन में किसी अवयव का जो मोल अंश है, उस अवयव के मोल और मिश्रण के अंदर उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो इसे हम निम्न डेफिनेशन के द्वारा दर्शा सकते हैं। एक मिश्रण, यहाँ पे मिश्रण को आप विलयन भी बोल सकते हो। एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल व मिश्रण में उपस्थित कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे किसी विलयन में ए व बी दो अवयव उपस्थित हैं, यानी कि कोई द्विअंगी विलयन है जिसके अंदर ए व बी दो अवयव उपस्थित हैं। उनके मोलों की संख्या विलयन के अंदर है एन ए व एन बी, यानी कि मोल को हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ए के मोल हो जाएंगे एन ए और बी के मोल हो जाएंगे एन बी, तथा मोल अंश एक्स ए व एक्स बी है। इसे हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वेसल है हमारे पास में, ठीक है, यानी कि इस वेसल के अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल उपस्थित हैं ए व बी। अब हमें मान लीजिए अवयव ए का मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, तो अवयव ए का मोल अंश क्या हो जाएगा? एक्स ए। ठीक है, इसे एक्स ए के द्वारा निरूपित करेंगे क्योंकि ए का मोल अंश है। तो ए का मोल अंश कहते किसे हैं? कोई विलयन या मिश्रण, उस मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का मोल और उस मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। अब जिसका आप ज्ञात कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ए के मोल बटे में मिश्रण के मोल। तो ए के मोल क्या हो जाएगा? एन ए हो जाएगा, और मिश्रण का जो कुल मोल है वो हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एक्स ए के लिए ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम किसके लिए ज्ञात कर सकते हैं? एक्स बी के लिए। एक्स बी यानी कि बी के मोल, तो एन बी बटे में मिश्रण के कुल मोल हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये
मोल अंश का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी मिश्रण है, उस मिश्रण के अंदर जितने भी अवयव उपस्थित हैं, जैसे द्विअंगी है तो 2 होंगे, त्रिअंगी होगा तो 3 अवयव होंगे, चतुस्संगी होगा तो 4 होंगे, ठीक है। तो जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उन अवयवों की मोल अंश का जो योग होता है वो सदैव 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। जैसे हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, हम कह रहे हैं कि कोई द्विअंगी विलयन है तो 2 अवयव उपस्थित हैं, ठीक है। दोनों के मोल अंश यानी कि 2 अवयव हैं ए और बी, दोनों का मोल अंश है XA + XB। इनका जो योग होता है वो क्या होता है, 1 होता है। XA का मान देखिए आप यहाँ से रख सकते हो इसके अंदर, XA बराबर क्या है देखिए, ठीक है। तो XA का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। सॉरी सीधा इसके नीचे रख लो। XA का मान हो जाएगा NA बटे में NA + NB, बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। XB का मान ये रख लो NB बटे NA + NB। तो अब इनका यदि हम लैसे लेंगे, ठीक है, तो लैसे दोनों का एक जैसा है, तो यहाँ पर आ जाएगा NA + NB। NA + NB का इसमें NA + NB के अंदर एक बार जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, NA आ जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ क्या आ जाएगा, NB आ जाएगा। तो दोनों यदि कटेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। उस उदाहरण को समझने से पहले हमें निकालना है मोल प्रतिशत। यदि हमसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, मोल प्रतिशत, तो मोल प्रतिशत में आपको क्या करना है, जो मोल अंश है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके सामने मोल प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे इसका उदाहरण 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H2O। 46 ग्राम एथेनॉल, एथेनॉल, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ C2H5OH, तथा 32 ग्राम मेथेनॉल, CH3OH, मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मोल अंश कितना है, प्रत्येक का मोल अंश कितना है। तो मोल अंश का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। मोल अंश क्या होता है, यदि हम जल का मोल अंश निकालेंगे तो जल के मोलों की संख्या सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। यदि हम एथेनॉल का मोल अंश निकालेंगे तो एथेनॉल के मोलों की संख्या, यानी कि इनके मोलों की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। इनका द्रव्यमान हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो मोल हमें निकालने के लिए
मोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मोल क्या होता है? किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसमें उस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का भाग दिया जाता है, यानी कि किसी पदार्थ के भार और उसके मोलर भार या मोलर द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। ठीक है, इसे n से निरूपित करते हैं और n यानी कि द्रव्यमान है। द्रव्यमान को मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है कि किससे निरूपित करते हैं? वेट से, यानी कि मास। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान है, इसको हम कैपिटल M से निरूपित करते हैं। तो ये मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? मोल की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो NH2 हम ज्ञात करेंगे। तो H2O का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है, देखिए 36 ग्राम जल, तो ऊपर लिख लेंगे हम 36। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान किसी भी कंपाउंड का यदि हम निकालते हैं तो उनके अंदर जो यानी कि एटम्स होते हैं, उन एटम्स का जो द्रव्यमान होता है उनका योग होता है मोलर द्रव्यमान। जैसे हम यहाँ पर H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो H2O के अंदर यानी कि देखिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं। 2 गुना में हाइड्रोजन का द्रव्यमान, जो इससे पीछे की वीडियो उसके अंदर मेरा यानी कि द्रव्यमान लिखवाया हुआ है सभी, यानी कि जो इम्पोर्टेंट एटम्स हैं उन सभी का लिखवाया हुआ है। तो 2 गुना 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। अब प्लस इसके बाद में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना 1 यानी कि 2 प्लस 16 गुना 1 यानी कि 16 बराबर कितना आ जाएगा? 18। तो इसका जो मोलर मास है वो कितना आ जाएगा? H2O का 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 काट देंगे इसको, तो NH2 में मोल की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसी प्रकार एथेनॉल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो C2H5OH। तो एथेनॉल का टोटल जो द्रव्यमान है वो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर C2H5OH यानी कि कार्बन है 2, 2 गुना में 1 कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 5 और 1 6 गुना में 1 हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है 1 और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 16 होता है। तो 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16, यानी कि यदि हम टोटल योग करेंगे इसका 24 10 34 34 और से 40 और 6 46, तो 46 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल की संख्या ज्ञात करनी है। ऊपर द्रव्यमान दिया हुआ है 46 ग्राम, बटे में मोलर मास हमने निकाल लिया है कितना? 46, तो बटे में 46 रख देंगे, 46 से 46 कट जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। इसी प्रकार मोल की संख्या इसके अंदर निकालेंगे, मेथेनॉल के अंदर CH3OH के अंदर। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा द्रव्यमान बटे में मेथेनॉल का जो मोलर मास होता है वो आप निकाल लेना, इसका मोलर मास होता है 32। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमारे सामने मोलों की संख्या आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम मोल अंश आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसका मोल अंश निकालेंगे? H2O का मोल अंश निकालेंगे। ठीक है, तो H2O के मोलों की संख्या हमने निकाली है कितनी? ऊपर क्या आएगा? मोल अंश का जो फॉर्मूला था कि H2O के अंदर कितने मोल हैं, तो 2 मोल हैं H2O के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, तो मिश्रण में ये तीनों कंपाउंड है और तीनों के मोलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 2 3 और 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये काट देंगे तो 1/2 या इसको आप कह सकते हो 0.5 मोल अंश आ जाएगा। इसी प्रकार C2H5OH का मोल अंश निकालेंगे। ठीक है, तो मोलों की संख्या C2H5 में कितनी है? 1 है, बटे में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर यदि इसको हम काटेंगे तो 0.25। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे मेथेनॉल की CH3OH, तो मोलों की संख्या है 1, मिश्रण में कुल मोल हैं 4, तो इसका भी आ जाएगा 0.25। यदि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, यानी कि मोल अंश का जो योग होता है वो क्या होता है? 1 के बराबर होता है। यदि इन तीनों को आप जोड़ते हैं
ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का यदि आप टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान हमारे सामने 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 अवयव हैं, XA, XB और XC मान सकते हो। तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो तीनों का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जोड़ के भी आप देख सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।